नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको यह वीडियो व्याख्यान कैसे लग रहे हैं। तो प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। नीचे दिए हुए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग पहले भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कर चुके हैं। यहाँ पर अवस्थाएं दी हुई है, यहाँ संज्ञानात्मक विकास दिया हुआ है। तो स्थूल मूर्त प्रचालन, पूर्व प्रचालन, संवेदिक प्रचालन, औपचारिक प्रचालन। आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह पियाजे के, आप नाम सुने होंगे, पियाजे ने बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में मुख्य 4 स्टेजेज बताए: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और उसी स्टेज के आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को दिखाया। चूंकि इनका सिद्धांत विकास के क्षेत्र में, खासकर संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है जिसमें पियाजे के सिद्धांत और उसमें सम्मिलित सभी कॉन्सेप्ट पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे उससे बनने वाले सभी प्रश्नों का आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए हम लोग बात करें उन्हीं 4 स्टेज, वही 4 स्टेज यहाँ पर दी गई है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो वहीं आप देखेंगे संवेदी चालक, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल स्टेज वही 2 से ऊपर होती है। इसी तरह से अलग अलग स्टेजेज में इन्होंने बांटा और प्रत्येक स्टेज में इन्होंने बताया कि एक निश्चित संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। अब उन्हीं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को इधर दिया गया है। तो आप देखिए, परिपक्व प्रौढ़ विचार का उद्भव निगमनिक तर्क द्वारा सोच और अमूर्त सोच। आप ध्यान दीजिएगा, ज्यों ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आए, प्रौढ़ विचार की बात आए, तो अवश्य ही यह पियाजे के सिद्धांत की 4th स्टेज या अंतिम स्टेज की बात कर रहा है, जिसे कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अवश्य ही आप जो फर्स्ट को मिलाएंगे वो किससे मिलाएंगे? 4 से। वहीं संरक्षण अवधारणाओं का विकास, वस्तुओं का श्रेणियों में विभाजन, ठीक है, चूंकि श्रेणियों में विभाजन पहले स्टेज में नहीं हो पाता है, वह कहां होता है? श्रेणियों का विभाजन होता है ऑपरेशनल कंक्रीट, जहां पर मूर्त चीजों को वह अलग अलग श्रेणियों में विभक्त करने लगता है। तो आप स्थूल या मूर्त प्रचालन को मिला देंगे सेकंड से। वहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज को आप देखेंगे तो मानसिक रूप से विश्व का निरूपण, आत्म केंद्रित सोच, बच्चा जीववाद दर्शाता है। हमने उस वीडियो में बताया है कि 2 तरह के विशेषताएं देखी जाती हैं, जीववाद और अहंगवाद। तो यहाँ जीववाद को अगर आप देखें तो अवश्य ही आप उसे मिलाएंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज से। वहीं अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि प्रथम स्टेज होती है संज्ञानात्मक विकास की, जिसे सेंसरी मोटर कहा जाता है, जिसमें भाषा का अभाव होता है, प्रतीकों का उपयोग नहीं होता है और आंतरिक व्यवहार का प्रारंभ, यानी कि केवल इंटरनल बिहेवियर ही देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं दिखता या जिसमें भाषा नहीं दिखती है। तो इस आधार पर आप देखें तो
जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न पर बात करें तो बच्चे जिस प्रक्रिया के द्वारा नए शब्दों को जोड़ना सीखते हैं वह क्या कहलाती है? बच्चे जिस प्रक्रिया के द्वारा नए शब्दों को जोड़ना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? अब जानते हैं, अगर आप स्कीमा पर ध्यान दें तो स्कीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, घटनाओं का एक विशेषताओं का समुच्चय देखा जाता है, उसी के आधार पर स्कीमा डेवलप होता है। लेकिन जब स्कीमा विकसित हो जाता है तो उसमें नए शब्दों को जोड़ना या नए कॉन्सेप्ट को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो शीघ्र मानचित्रण, नवीन मानचित्रण, विस्तार और प्रोत्साहन। तो आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में से जो शीघ्र मानचित्रण है यानी कि फास्ट मैपिंग के आधार पर ही नए शब्दों को जोड़ा जाता है। तो जो ऑप्शन सही होगा सेकंड का वो होगा ए। अगले प्रश्न पर बात करें तो ऐसे उद्दीपन के प्रत्यक्षीकरण जो सचेतन अनुभव के सीमांत से नीचे हो कहते हैं। सचेतन अनुभव के सीमांत से नीचे, यहां बात की जा रही है किसकी? थ्रेशोल्ड की बात की जा रही है। थ्रेशोल्ड यानी कि देहली के नीचे, देहली जिसे कहते हैं, देहली के नीचे के परसेप्शन को क्या कहते हैं? यहां पर प्रश्न पूछने का जो तात्पर्य है कि देहली के नीचे के परसेप्शन को क्या कहते हैं, तो अवश्य ही इसका बहुत ही आसान शब्दों में या आसानी से आप आंसर देंगे। कहा जाता है सबलिमिनल परसेप्शन, अवसीमांत प्रत्यक्षण। यानी कि जब हम देहली से नीचे भी के उद्दीपकों का भी प्रत्यक्षण कर लेते हैं तो उसे सबलिमिनल परसेप्शन कहा जाता है। इस पे मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक शोध भी किए गए हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो बहुत वर्षों के बीत जाने के बावजूद आपको यह स्मरण करने में कम कठिनाई होती है कि जब आप मुंबई में ताज त्रासदी हुई थी तब आप कहां थे? यह स्मृति क्या कहलाती है? आप जानते हैं कि जब किसी घटना से संबंधित स्मृति हमारे जेहन में एकाएक हमेशा आती रहती है, या हम कहें कि किसी भी घटना से संबंधित स्मृति ऐसी घटनाओं के आते ही हमारे जेहन में तुरंत आ जाती है, तो उसे फ्लैश बल्ब मेमोरी कहा जाता है, क्षण दीप्त स्मृति कहा जाता है। तो अवश्य ही जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी, यानी कि फ्लैश बल्ब मेमोरी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रारूपित बुद्धि और सृजनात्मक संबंध को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? यहां प्रारूपित बुद्धि और सृजनात्मक संबंध को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? उल्टा यू आकार, अगर आप देखें तो क्या उल्टा यू आकार या यू आकार, रेखीय नकारात्मक संबंध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर हम बुद्धि और सृजनात्मकता की बात करें तो वह हमेशा औसत होने पर ही बुद्धि और सृजनात्मकता में कोई सहसंबंध या धनात्मक सहसंबंध देखा जाता है। वहीं न्यून बुद्धि या उच्च बुद्धिलब्धि होने पर सृजनात्मकता के साथ उसके संबंध को नहीं बताया जाता है। तो इसलिए इन तीनों ऑप्शंस में से कोई नहीं सही हो सकता है और जो आपका आंसर सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। कॉक्लिया में अनुभूति क्षण श्रवणग्राही को क्या कहा जाता है? हमने आपको कान की संरचना पढ़ाई है। कान की संरचना में, आंतरिक कान की संरचना में जाएंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना जिसे कॉक्लिया कहा जाता है उसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जिसे श्रवणग्राही कहा जाता है, यानी कि
सेवार की घास की तरह, जिसे यहाँ पर केस सेल कहा गया है, को क्या कहा जाता है? केस सेल कहा जाता है, यानी वेस्कुलर झिल्ली में पाया जाता है। सेवार की घास की तरह केस झिल्ली पाया जाता है। जब ही कोई उद्दीपक यानी ध्वनि उद्दीपक हमारे कान को उद्दीप्त करता है तो इस केस सेल में जो द्रव होता है उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे हमें श्रवण की अनुभूति होती है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न पर बात करें, मृत्यु अवधारणा का वास्तविक ज्ञान निम्नलिखित विचारों पर आधारित है। अस्थायित्व, मृत्यु अवधारणा का वास्तविक ज्ञान कि मृत्यु है और मृत्यु का विचार पर आधारित। अस्थायित्व जाहिर सी बात है, सर्वव्यापकता भी हो सकता है, नश्वरता, गैर कार्यात्मकता। तो यहां पर जो ऑप्शन गलत होगा एक, वह अगर देखा जाए तो नश्वरता का जो इंग्लिश दिया हुआ है यहाँ पर मॉर्टेलिटी दिया हुआ है, आप देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है मॉर्टेलिटी, जो कि नहीं हो सकता है। इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा 1, 2 और 4, और विकल्प डी सही होगा, यानी 7वें का डी। अगले प्रश्न पर बात करें, तंत्रिका प्रेसी जिसे फील गुड हार्मोन्स यानी कि फील गुड हार्मोन्स कहते हैं, निम्न नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि यह न्यूरोट्रांसमीटर दिए हुए हैं। तंत्रिका प्रेसी की बात की जा रही है। हमने आपको पिछले व्याख्यानों में बताया है कि हमारे शरीर में जो सूचना के संचरण का काम करता है वह न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, और प्रत्येक न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में एक गैप पाया जाता है जिसे साइनेप्स कहा जाता है, संधि स्थलीय दरार कहा जाता है। यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे शरीर में लगभग 12 अरब न्यूरॉन्स हैं, जिसमें से 10 अरब सिर्फ हमारे मस्तिष्क में हैं, और उन न्यूरॉन्स की जो खास विशेषता है वो आपस में सटे नहीं होते हैं, उनमें गैप पाया जाता है। उसी गैप में एक प्रकार का द्रव भरा होता है, और सूचनाओं को संचरण करने के लिए एक न्यूरॉन एक स्राव छोड़ता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। उसी न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरा न्यूरॉन्स रिसीव करता है, फिर सूचना का संचरण को आगे बढ़ाता है। तो यहां पर उसी न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जा रही है। बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर की खोज आज की जा चुकी है, और उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर से बहुत सारे व्यवहार में परिवर्तन भी देखा जाता है। तो आइए अब बात की जा रही है कि वह न्यूरोट्रांसमीटर जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं उसका क्या नाम है। डोपामाइन की अगर हम बात करें, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, एसिटिलकोलाइन और गाबा। डोपामाइन की बात करें तो यह मुख्य रूप से ध्यान और अधिगम के लिए जिम्मेदार होता है, और अगर इसमें कमी होती है तो इससे पार्किंसन रोग होता है, पार्किंसन। लेकिन अगर डोपामाइन अधिक जब जमा हो जाता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज अथवा विकृति को जन्म देता है, जिसे कहा जाता है मनोविदिलता। मनोविदिलता यानी कि डोपामाइन एक तरह का ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ध्यान और अधिगम के लिए जिम्मेदार होता है, एक तरह का अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी अधिकता से मनोविदिलता रोग होता है। वहीं एंडोर्फिन्स की बात करें तो दर्द और संवेदन के संचरण को रोकता है। यह भी एक तरह का अवरोधक क्या है? अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर हो जो दर्द और संवेदन के संचरण को रोकता है। यानी कि अगर दर्द और संवेदन के संचरण को रोकता है तो जाहिर सी बात है यह फील गुड हार्मोन्स कहा जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। वहीं इन दो ऑप्शनों पर अगर हम विचार करें तो एसिटिलकोलाइन जो कि सबसे पहला फर्स्ट खोजा जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, यह क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, जो स्मृति के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होता है, और इसके कारण क्या होता है? अल्जीमर रोग होता है। वहीं गाबा की बात करें तो यह नींद और खाने के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा यह स्राव छोड़ा जाता है। तो जो ऑप्शन इसका सही होता है वो एंडोर्फिन। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। कार्य अभिप्रेरणा के विषय वस्तु सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? वर्क मोटिवेशन की बात की जा रही है, कार्य अभिप्रेरणा की बात की जा रही है। कार्य अभिप्रेरणा यानी कि एल्डर्फर का ERG सिद्धांत, यह कार्य अभिप्रेरणा का विषय वस्तु सिद्धांत है। हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत भी इसी श्रेणी में आता है। और मैस्लो का आवश्यकता सोपान की यानी कि मैस्लो का हायरार्किकल थ्योरी भी एक तरह का कार्य या मोटिवेशन या अभिप्रेरणा सिद्धांत है। नीड हायरार्किकल भी है तो यह भी हो सकता है। वहीं पोर्टर एवं लॉलेट का निष्पादन संतुष्ट सिद्धांत यह इस श्रेणी में नहीं आता है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा सी, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न पर और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से भिन्न किस कारण से होता है? आइए यहां पर बात की जा रही है कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है दूसरे व्यक्ति से, और वह किस कारण से होता है? प्रत्येक बच्चे में 2 अभिभावकों के गुणसूत्र यादृच्छिक रूप से युग्मित होते हैं, यानी कि प्रत्येक नए बच्चे के जन्म के लिए 2 अभिभावकों के गुणसूत्र एक साथ मिलते हैं, वो भी यादृच्छिक रूप से मिलते हैं। कौन से गुणसूत्र मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे किस समय, ये सही नहीं होता है। वहीं दूसरी बात करें स्त्री जीवाणु कोशिकाओं और पुरुष जीवाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों के भिन्न मात्रा का होना। पुरुष देह कोशिकाओं और स्त्री देह कोशिकाओं में गुणसूत्रों की भिन्न संख्या होती है, ये नहीं हो सकता है। बीज का गर्भधारण भिन्न व्यक्तियों में भिन्न समयों और दिनों में होता है, ये कोई कारण नहीं हो सकता है। जो सबसे अधिक सही प्रतीत होता है प्रश्न के हिसाब से आंसर, वह आंसर सही हो रहा है ए, यानी कि प्रत्येक बच्चे में 2 अभिभावकों के गुण यादृच्छिक रूप से युग्मित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यानी कि हर व्यक्ति यूनिक होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आप कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।